कक्षा 8 की ब्रिज कार्यपुस्तिका प्रखर भाग 2 का मध्यावधि मूल्यांकन मिड लाइन असेसमेंट हल करेंगे। पेज नंबर 89, 90 व 91 पर। प्रश्न नंबर 1, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ हमें जो संख्याएं अंकों में दी हुई है उसे हमें शब्दों में लिखकर बताना है। तो ये देखिए 7805, तो इसे हमने शब्दों में लिख दिया 7805। अगला क्वेश्चन है 16007, 16007 को शब्दों में लिख दिया है। अगला है 57320, तो ये अंकों में लिखा हुआ था तो इसे हमने शब्दों में लिख दिया है 57320। ये अगली संख्या है चौथी 7,82,, तो इसे हमने लिख दिया शब्दों में 7,82,000। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें ये संख्या दे रखी है 4, 5 संख्या है, इसको हमें आरोही व अवरोही दोनों क्रमों में लिखना है। तो जब इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटी संख्या आएगी और अंत में सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो इनको संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 908, इससे बड़ी है 7605, फिर 80,735। अगली संख्या है 1,60,732 और 8,735। इस प्रकार से हमने सभी संख्याओं को आरोही क्रम में जमा दिया। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और अंत में सबसे बड़ी संख्या। अगले में इसे अवरोही क्रम में जमाना है। तो अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक विपरीत होता है। तो यहाँ पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी 8,735, इसके बाद 1,60,732, 80,735, 7,605 और 908। इस प्रकार से हमने इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में भी जमा दिया। अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या और अंत में सबसे छोटी संख्या। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। तो पहला देखिए, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। यह कथन असत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। दूसरा देखिए, पूर्णांक -39 का परवर्ती -38 होता है। तो परवर्ती में हम 1 प्लस करते हैं। जब -39 में 1 प्लस करेंगे तो 39 बड़ी संख्या है माइनस की और 1 प्लस की संख्या, तो 39 में से 1 घट जाएगा और ये बचेगा -38। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तापमान -25 डिग्री सेल्सियस शून्य से 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो यह कथन असत्य है। -25 डिग्री सेल्सियस शून्य से अधिक नहीं होता, शून्य से 25 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो यह कथन असत्य है। चौथा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। प्रश्न नंबर 4, संख्या 20 और 60 के सार्वगुणनखंड लिखिए और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ही इन्हीं संख्याओं 20 और 60 का महत्तम समापवर्ती HCFB है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम 20 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 20 के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है जिनका 20 में पूरा भाग जाता है। तो 1 का 2, 5, 10 और 20, इन सभी संख्याओं का भाग 20 में जाता है। इसी प्रकार हमने 60 के गुणनखंड निकाले। तो 60 के गुणनखंड आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 60। इन सभी संख्याओं का भाग 60 में जाता है। तो ये सभी 60 के गुणनखंड कहलाएंगे। 20 और 60 का सार्वगुणनखंड, 20 और 60 के सार्वगुणनखंड, जो गुणनखंड 20 के भी हैं और 60 के भी है, ऐसे गुणनखंडों को हमने छांट के लिखना है। तो यहाँ 1, 2, 5, 10 और 20 ये दोनों के गुणनखंड है। 1, 2, 5, 10, 20। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो यहाँ सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है 20, जो दोनों में आ रहा है वो है 20। इसी में हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्या सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ही इन संख्याओं 20 और 60 का महत्तम समापवर्ती HCF है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 5, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं लिखिए और उनका लघुत्तम समापवर्ती LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पहले प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं, पहली हैं 2, 3, 5 और 7। ये हमने 4 अभाज्य संख्याएं लिख दी। अब इनका हमें LCM लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इन सभी का हम आपस में गुणा कर देंगे।
35, 7 का गुणा 5 से करा 35, 35 का गुणा 2 से करा 70 और 70 का गुणा 3 से करा तो 210। इस प्रकार से हमने प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती निकाला है 210। प्रश्न नंबर 6 हल कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 78 माइनस ब्रैकेट में 6 गुणा 9। तो पहले 6 गुणा 9 को हल करेंगे, बाद में माइनस को हल करेंगे। ब्रैकेट पहले हल होता है, इसके बाद कोई संख्या भाग गुणा जोड़ माइनस ये हल होंगे। तो 78 में से 9 का गुणा 6 से करा 9 छकी 54, 78 माइनस 54 करें तो आए 24। यहाँ देखिए 5 गुणा 7 ब्रैकेट में है प्लस 25 गुणा 5। तो 5 गुणा 7 35 और 25 गुणा 5 125, दोनों को जोड़ा 35 प्लस 125 160। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 3 प्लस 1/3 गुणा 7/10। तो इसका हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लिया 3 आया, 3 का गुणा 3 से करा 9 प्लस 1, यहाँ बटे 1 था तो 1 आ गया गुणा 7/10। तो 9 प्लस 1 हो गया 10, 10/3 गुणा 7/10। तो 10 से 10 कट गया, 7/3 बचा। चौथा है 11/6 भाग माइनस का 3/5। तो ये भाग का चिन्ह जब भी आता है इसे हमें गुणा में बदल कर हल करना होता है। तो सबसे पहले हम इसे गुणा में बदलेंगे। तो गुणा में बदलते हैं तो ये पीछे वाली संख्या पलट जाती है, अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए 11/6 गुणा 5 बटे माइनस के 3, इनका गुणा करा 11 पंजे 55 और ये 6 3 18, तो माइनस का 55/18। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की परस्पर तुलना करके छोटे बड़े और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ देखिए 1 सही 3/7 और 3 सही 1/7। तो यहाँ 7 का गुणा 1 से करेंगे 7 एकम 7 प्लस 10 प्लस 3 करेंगे तो 10/7 और 7 3 21 और 1 जोड़ा तो 22/7। तो ये तो हुआ 10/7, ये 22/7, तो ये संख्या बड़ी है। यहाँ देखिए 21/12 और 21/12 दोनों आपस में बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। 8/5 और 8/9 इन संख्याओं में अंश समान है, तो जहाँ भी अंश समान होंगे वहाँ हर को देखकर हम पता लगाएंगे। तो हर जहाँ छोटा होगा वही संख्या बड़ी होगी, तो 8/5 बड़ी है। चौथा क्वेश्चन 12/17 और 11/17, यहाँ पर 12/17 बड़ी है, यहाँ पर हर समान है तो हम अंश को देखकर पता लगाएंगे। अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। प्रश्न नंबर 8 नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का गुणा कीजिए। यहाँ पर हमें दशमलव संख्याएं दे रखी है, उनका हमें गुणा करना है। तो पहला है 0.25 का गुणा 0.12 से करना है। इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 0.0300। तो यहाँ 1 और 2 1 2, तो 2 और 2 4 संख्या से पहले हम दशमलव लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 4 संख्या से पहले दशमलव लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए 0.283 का गुणा करना है 0.09 से। तो यहाँ 1 और 2 इनका साधारण गुणा की तरह गुणा कर देंगे। फिर जितनी संख्या से पहले दशमलव लगे उतनी संख्या से पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ 1 और 2 3 4 5 5 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 संख्या से पहले दशमलव लगा दिया। तो इसका उत्तर आया 0.02547। अगला क्वेश्चन है तीसरा 15.17 गुणा 1000। तो इसका गुणा करने पर आएगा 15,170। चौथा 87.6 गुणा 5.3, तो 464.28। 1 और 2 संख्या से पहले हमने दशमलव लगा दिया। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भाग दीजिए। यहाँ हमें इन संख्याओं के भाग हल करने हैं। तो ये 24.20 में भाग देना है 0.05 का। तो दोनों तरफ 2 संख्या से पहले दशमलव, तो दोनों दशमलव आपस में कट जाएंगे और 5 का भाग हम 2420 में दे देंगे तो आएगा 484। इसी प्रकार यहाँ देखिए 573 में भाग देना है 0.03 का। तो ये नीचे की तरफ दशमलव है तो ये हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आ जाएगी और हम भाग दे देंगे 3 का। तो 100 ये आ जाएगा 19,100। अगला क्वेश्चन है तीसरा 6.823 में भाग देना है 9 का। तो हमारे पास उत्तर आएगा 0.7531। 4 512 में भाग देना है 0.08 का। तो 6,400 आंसर हमारे पास आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 576 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 576 में सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देते हैं।
288 बार। फिर 2 का जा रहा है, जब संख्या के अंतिम अक्षर 2, 4, 6, 8, 0 होंगे तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो 288 में 2 का भाग जा रहा है 144 बार। फिर 2 का जा रहा है 144 में 72 बार। फिर 2 का जा रहा है 72 में 36। फिर 36 में 2 का भाग दिया 18 बार। फिर 2 का भाग दिया 18 में 9 बार। 9 में 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का भाग देते हैं 3 बार, और 3 का दिया 3 में 1 बार। इस प्रकार से हमने 256 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अगला है इसी में 3072 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ इकाई का अंक 2 है तो हम 2 का भाग देते हैं तो 1536 बार गया। फिर यहाँ 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 1536 में 2 का भाग दिया 768। फिर 2 का भाग जा रहा है तो 768 में 2 का भाग दिया 384 बार। फिर 4 है इकाई का अंक, 2 का भाग जाएगा 384 में 192। फिर 2 का दिया 96। फिर 96 में 2 का भाग दिया 48, 48 में 2 का भाग दिया 24। फिर 24 में 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, और 6 में 2 का भाग दिया 3, और 3 में 3 का भाग जा रहा है 1 बार। इस प्रकार से जब तक यहाँ हमारे पास 1 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11, त्रिभुजों की भुजाओं के माप एवं कोणों के माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों लिखिए। तो यहाँ पर त्रिभुजों की भुजाओं के माप के आधार पर हमें त्रिभुजों के प्रकार लिखने हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार होते हैं समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो तो वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं की नाप समान हो, तीसरी भुजा अलग नाप की हो तो वह कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है तो वह कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। तो यह हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करा है। अगला है BC का, त्रिभुज के कोणों के माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो कोणों के आधार पर सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज कहलाता है जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हों तो वह कोण कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है वह कोण अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने कोणों के आधार पर त्रिभुजों को विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 12, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें ये आकृति दे रखी है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए ये जो भी लंबाई है किनारे किनारे की, इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे तो इस आकृति का हमारे पास परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से 5 + 5 + 3 + 5 + 5 + 3। तो ये हमने सारे जो भुजाएं दे रखी है इनकी माप लिख लिया। अब इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास इस आकृति का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो पहले 5 5 को जोड़ लेते हैं। 5 5 10 20 30 और ये 40। तो सभी पाँचों को जोड़ लिया हमने, कितने हो गए 40। अब 3 को जोड़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौको 12। 3 कितनी बार है 4 बार। तो 40 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इस आकृति का परिमाप ज्ञात कर लिया है 52 सेंटीमीटर। अगली आकृति हमारे पास समषटभुज। इसकी देखिए सभी भुजाएं क्या हैं समान माप की, 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 और 6.5 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं समान माप की हैं तो इसका हम परिमाप निकालने के लिए 6 गुना भुजा करेंगे। भुजा की माप यहाँ पर है 6.5 सेंटीमीटर। तो 6 गुना भुजा करने पर हमें इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। नंबर 13, दौड़ के एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 56 मीटर है। यदि इस मैदान के चारों ओर एक धावक 3 चक्कर की दौड़ लगाता है तो ज्ञात कीजिए कि वह कुल कितने मीटर की दौड़ पूरी करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान का व्यास दे रखा है 56 मीटर, और एक धावक इस मैदान के चारों तरफ कितनी 3 चक्कर लगाता है। तो उसका हमें क्या निकालना है कि उसने टोटल दूरी कितनी तय करी है। तो पहले इसका हम वृत्ताकार है तो इसका परिमाप या परिधि निकालेंगे। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। पाई का मान होता है 22/7। और यहाँ पर हमें व्यास दे रखा था तो व्यास से हमने त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो इसका 56 का आधा करा 28। अब देखिए 7 से ये 28 कटा था 4 बार। अब इनका हम तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। 22 का गुणा 2 से करा 44, 44 का गुणा 4 से करा 176 मीटर। ये एक बार जो उसने चक्कर काटा था उसकी दूरी आई है 176 मीटर। लेकिन वो धावक 3 चक्कर लगा रहा है तो 3 चक्कर के लिए 3 चक्कर में तय की गई दूरी 176 का गुणा 3 से कर देंगे तो 528 मीटर धावक के द्वारा तय की गई टोटल दूरी आ गई। प्रश्न नंबर 14, यदि एक बस 5 घंटे में 277.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो
तो यहाँ देखिए बस द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी है 277.5 किलोमीटर। अब हमें 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालनी है, तो 5 घंटे में तय की गई दूरी में हम 5 का भाग दे देंगे। तो 277.5 में हमने 5 का भाग दिया तो यह है 55.5 किलोमीटर। तो वह बस 1 घंटे में 55.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित गणितीय कथनों के बीजीय व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर हमें कथन दिए हुए उसको हमें बीजीय व्यंजक के रूप में लिखकर दिखाना है। यदि सीमा की आयु अपनी बहन की आयु से 5 वर्ष अधिक है और उसकी बहन की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु होगी। तो बहन की आयु हमें x वर्ष दे रखी है और सीमा की आयु उसकी बहन की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो उसकी बहन की आयु में हम 5 वर्ष से जोड़ देंगे तो किसकी आयु आ जाएगी? सीमा की आयु। तो सीमा की आयु होगी x + 5 वर्ष। क्वेश्चन 2, चाय का मूल्य चीनी के मूल्य से 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x रुपये है तो चाय का मूल्य होगा। तो यहाँ पर हमें चीनी का मूल्य दे रखा है x और चाय का मूल्य चीनी के मूल्य से 6 गुने से 15 अधिक है, तो x का गुणा हम 6 से कर देंगे और उसमें हम 15 जोड़ देंगे। तो चाय का मूल्य आ जाएगा 6x + 15 रुपये। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 16, एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कोण को चांदी की सहायता से मापकर लिखिए। तो यहाँ हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर का, तो उसके प्रत्येक कोण को मापेंगे तो उसकी माप पाएगी 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है 5.5 सेंटीमीटर की, तो इसके तीनों कोण भी समान माप के आएंगे 60 डिग्री के। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली बॉक्स में उपयुक्त संख्या लिखें। तो यहाँ पर हमें ये पैटर्न दे रखा है, इसे पहचानना और जो एक खाली बॉक्स से छोड़े हुए इसको हमें भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ देखिए 512 में से 2 घटाए तो आए 510, फिर 510 में से 506, मतलब यहाँ 512 में से 2 घटाए तो 510, फिर 4 घटाए 510 में से 4 माइनस किए तो 506, फिर 4 के बाद हम 6 माइनस करेंगे तो 500 में 6 में से 500 6 माइनस करें तो आ गया 500, फिर 8 माइनस करें 492, फिर 8 के बाद 10 माइनस करें 482, 12 माइनस करें 470, 14 माइनस करें 456, 16 माइनस करें 440 और इसमें से हमने 18 माइनस करें तो आ गया हमारे पास 422। इस तरीके से हमने यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 हमने घटा के ये पैटर्न पूरा किया। अगला है इसी का 1024, इसमें हमने 2 का भाग दिया 512 में 2 का भाग दिया 256 में 2 का भाग दिया 128 में 2 का भाग दिया 64 में 2 का भाग दिया 32 में 2 का भाग दिया 16 में 2 का भाग दिया 8 में 2 का भाग दिया 4 में 2 का भाग दिया 2। तो इस प्रकार से हमने पैटर्न नंबर 2 भी पूरा कर लिया। इनमें सभी संख्याओं में 2 का भाग देकर हमें अगली संख्या प्राप्त करनी है। प्रश्न नंबर 18, यदि दरी का मूल्य 1450 रुपये है तो विद्यालय में 52 दरियाँ खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? एक दरी का मूल्य हमें दे रखा 1450 रुपये, 52 दरियों का मूल्य हमसे पूछा गया तो 1450 का गुणा कर दिया 52 से, तो यह आ गया 75,400 रुपये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। प्रश्न नंबर 19 हल कीजिए। प्रश्न नंबर 19 में यहाँ पहला देखिए 7 की घात 4 भाग 7 की घात 2। तो जब भी यहाँ आधार समान है और इनके बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें आपस में घट जाएगी। तो आधार क्या है इनका 7 में घात 4 में से 2 को घटा दिया तो 7 की घात 2। यहाँ देखिए जब आधार समान है और उनके बीच में चिन्ह गुणा का है तो सभी घातें आपस में जुड़ जाएगी। जब भाग का चिन्ह आएगा तो घातें घट जाएंगी, जब गुणा का चिन्ह आएगा तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ देखिए आधार सभी का समान है 2, तो इनकी घात 3, 4 और 2, तो 2 की घात 3 + 4 + 2 को करा तो 2 की घात कितनी आ गई? 9। प्रश्न नंबर 3 5 की घात 2 और इस पूरे की घात है 2, 3, तो ये दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा। तो 5 की घात 2 × 3, तो यह आ जाएगा 5 की घात 6। अगला है देखिए चौथा -3 की घात 3 और -3 की घात 2, तो ये दोनों इनके आधार समान है -3 और ये गुणा में है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो -3 की घात 3 + 2, तो -3 की घात कितनी आ गई? 5। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर हमें 1/4, जब हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो हम 100 से गुणा करेंगे। 1/4 का गुणा 100 से करा, 4 से 100 कट गया 25 बार, तो ये आ गया 25%। 2/25 का गुणा 100 से करा, 25 से 100 कट गया 4 बार, 4 दूनी 8, 8%। अगला देखिए तीसरा 7/20, 7/20 का गुणा 100 से करा, 20 से हमने 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से हमने 10 को कटा 5 बार, 7 × 5 = 35।
तो 7/20 का 35% आ गया। 17/50, 17/50 में गुणा करा 100 का, तो 50 से ये 100 कट गया 2 बार। 17 का गुणा 2 से कर दिया 34%। तो इस तरीके से हमने मध्यवधि मूल्यांकन मिड लाइन असेसमेंट को हल किया।